नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। सत्य की चुनौती हमारा कार्यक्रम पिछले महीने प्रारंभ हुआ था, 7 एपिसोड हो गए हैं, आज 8वाँ एपिसोड है और इसमें आज हमारी विशेष अतिथि है जिन्होंने सत्य की चुनौती स्वीकार की है। वो है एक उदयीमान लेखिका पाटलिपुत्रा की धरती से सुश्री मेधा झा। मेधा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। मेरी को-होस्ट मेरे साथ है प्रीति सक्सेना। प्रीति, प्लीज कंटिन्यू। रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर सत्य की चुनौती कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है प्रीति सक्सेना की तरफ से। मेधा जी, आप एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और आज आप हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम में आई, हमारा अहोभाग्य है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी, मेधा जी, एक औपचारिकता का पालन करना है। उस औपचारिकता के पालन के विषय में हमें यह कहना है कि जैसे कि अदालतों में होता है, वो असली होता है कि नकली होता है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्मरण कराने के लिए और हमारी वचनबद्धता दर्शाने के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि कृपा कर आप ये कहें कि मैं अपने हृदय पर हाथ रख के कहती हूँ, जो कहूँगी सत्य कहूँगी और सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं अपने हृदय पे हाथ रख के वचन लेती हूँ कि मैं जो कहूँगी सत्य कहूँगी और सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जी, बहुत अच्छा। बहुत महत्वपूर्ण है इस दुनिया में सत्य का जीवित रहना। सारी दुनिया ढोंग, झूठ, धोखे और पाखंड से चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया बची हुई है सिर्फ उन कुछ लोगों के कारण जो सत्य के प्रति वचनबद्ध है और वो उनके स्वभाव में है, वो उनका प्रयास नहीं है। तो सत्य पर चलना कठिन कार्य है। सत्य को जीवन का अंग बनाना और कठिन कार्य है। सत्य वादन करना यानी सच बोलना तो सबसे कठिन कार्य है। आज ये सत्य वादन की एक छोटी सी अग्नि परीक्षा है जिसे हम सत्य की चुनौती कहते हैं। तो उसमें आपका एक बार फिर से सराहना पूर्वक, प्रतिष्ठा पूर्वक, अतिथि देवो भव के भाव से आपका स्वागत है। प्लीज कंटिन्यू प्रीति। मेधा जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन से जुड़ा सत्य जो आप सार्वजनिक मंच पे सबसे बताना चाहती हूँ, हमसे बताना चाहती हूँ, कोई रोचक तथ्य या अगर अपने व्यवसाय के बारे में भी कुछ बताना चाहे तो प्लीज हम सभी को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर व्यवसाय की बात कीजिएगा या मेरे पेशे की बात कीजिएगा, मेरा मेरा कार्य क्षेत्र इतना विविधतापूर्ण रहा है कि कभी-कभी खुद पे आश्चर्य होता है कि हर एक जगह बिल्कुल अलग-अलग तरह के दायित्वों को मैंने निभाया है। मैं इंग्लिश में मास्टर्स हूँ और लेखन तो मेरा शौक है, जो कि विगत 4 वर्षों से उसमें आई हूँ मैं। लेकिन मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है, टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में। तो घूमना मेरा शौक रहा है और संयोग से जब मैंने मैनेजमेंट किया इसमें, तो मैं बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पे मुझे काम करने का मौका मिला है। तो उसी क्रम में जहाँ आप घूमने जाते हैं, उस जगहों पे मैंने काम किया है और काम करते उस काम को एन्जॉय किया है। तो मैं रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में रिसर्च डिवीज़न हेड थी। फिर उसके बाद फिर मैं दिल्ली में अपू घर की डिप्टी मैनेजर थी। उसके बाद दिल्ली में ही एक प्रकाश अम्यूज़मेंट करके कंपनी है, जिसके कि आपने इंडिया की डिफरेंट जगहों पे देखा होगा फन ज़ोन्स। वो फन ज़ोन्स दिखने में जितना मज़ेदार दिखता है, उसके पीछे का काम भी उतना ही कठिन होता है। तो वो सारे फन ज़ोन जो भी थे इंडिया में, उसके वो मैं हेड करती थी प्रकाश अम्यूज़मेंट की तरफ से। फिर महिंद्रा मैंने जॉइन किया एज़ ए रिक्रिएशन मैनेजर और इन सबको 12 साल करने के बाद मैं शिक्षण में आई और अब शिक्षण में भी मुझे करीब 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो बड़ा अलग-अलग तरह का रहा और इन अलग-अलग कामों में देश के विभिन्न भागों में रही, खूब लोगों से जुड़ने का मौका मिला, खूब जाना लोगों को। एक आपने रोचक सी बात पूछी है तो मुझे याद आता है कि महिंद्रा में जब मैं कुंभलगढ़ में थी, कुंभलगढ़ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग चीन के दीवार को जानते हैं, विश्व की सबसे लंबी दीवार के बारे में, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे अपने देश में
चीन की दीवार के बाद जस्ट दूसरी विश्व की सबसे लंबी दीवार हमारे देश में कुंभलगढ़ के किले वाली दीवार है। ये वही कुंभलगढ़ है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, तो वहाँ उनका कमरा है और कुंभलगढ़ का किला बहुत ही मजबूत, बहुत ही सुंदर किला है। तो मैं वही पोस्ट करती, क्लब महिंद्रा का वहाँ पे भी रिज़ॉर्ट है, वहीं पे मैं मैनेजर थी। तो वहाँ पे मैं जब मैनेजर बनी, तो वहाँ पे लड़कियों की संख्या लगभग नहीं थी, खासकर नहीं, बिल्कुल नहीं ही थी। तो मैंने एक लड़की को रिक्रूट किया अपने यहाँ, अपने डिपार्टमेंट में। लड़के थे सारे, मैनेजर में तो खैर मैं ही एकमात्र थी, लेकिन और भी डिफरेंट स्तर पे लड़कियाँ काम थी। तो कुछ दिनों बाद उसके ससुर जी आए, उनका उस लड़की का पति भी वही काम करता था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, कुछ जूनियर पोस्ट पे वो भी था। उसके आ गए कि नहीं, हमारे यहाँ का आपने परंपरा का अवहेलना किया, ये वो पूरा एकदम से आते ही पूरा हमारा गाँव में आप लोग का नहीं रहने देंगे हम कंपनी को, ये वो। आया तो फिर मैंने पहले तो उससे तमीज़ से बात करनी चाहिए, बट सुनने को तैयार नहीं थे। फिर मैं थोड़े ताव में आ गई, मैंने कहा आपको क्या लगता है, आपसे बहुत बड़े घर की मैं खुद हूँ, अच्छी पढ़ी-लिखी हूँ। अगर मैं वो बार-बार हमारी परंपरा के विरुद्ध है, ये है, वो है, हमने ठीक है अगर आपकी परंपरा के विरुद्ध है, तो ये आपके बेटे के लिए भी उतना ही गलत है। तो चलिए आपके बेटे को भी यहाँ काम से निकाल देते हैं, तो आपकी परंपरा आपके घर में सुरक्षित रहेगी, बेटा-बहू दोनों को अपने घर में रखिए। जिस जगह आपका बेटा भी काम कर रहा है, वो जगह इतना सुरक्षित तो है ही कि वहाँ उसकी बहू, उसकी पत्नी भी आ सकती है। तो लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि तुरंत उसकी की भाषा चेंज हो गई कि आप तो सीता हो, सावित्री हो, आप हो तो हमें क्या डर है, यहाँ पे तो सब सुरक्षित है, आपके होने से सब कुछ बढ़िया है। 1 मिनट में मैंने व्यक्ति को जैसे ही लगा, सिर्फ स्त्रियों की बात होती है तो लोग का रूल दूसरा होता है। जैसे ही वहाँ पे अपने अपने बेटे पे बात आई कि तुरंत वो बात बदल गई और उनकी भाषा भी बदल गई। मुझे अभी भी बहुत चीज़ें अचंभित करती हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत जगह देखने का मौका मिला है और छोटे-छोटे चेंज लाने में मेरी भी भूमिका रही है, तो खुशी होती है, लगता है कि चलो ठीक है। बाद में तो आप काफ़ी लोग थे वहाँ, बहुत सारे वहाँ के लोगों ने जॉइन किया आपने जो घटना बताई इससे आपके आत्मविश्वास का दृढ़ परिचय मिलता है। था। और जैसा कि हम जानते हैं आप पाटलिपुत्रा की धरती से हैं, पटना से हैं। आपके माता-पिता भी मेरे ख़्याल से वहीं के हैं, आप लोग कहीं बाहर से वहाँ पर नहीं आए। क्या करते थे मम्मी-पापा आपके और क्या मम्मी भी वर्किंग थी या पापा भी सिर्फ़ वर्किंग थे? थोड़ा परिचय दीजिए उनकी। जी, मेरे मम्मी-पापा दोनों वर्किंग रहे हैं। पापा जी, अभी भी वर्किंग हैं। मेरे पापा श्री अभय शंकर झा नेत्रहाट विद्यालय, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध विद्यालय है, उससे उन्होंने पढ़ाई की थी और यहीं पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे, गोल्ड जी, मेडलिस्ट रहे हैं वो और अधिवक्ता हैं। तो पटना के काफ़ी नामी अधिवक्ताओं में मेरे पापा हैं और वो कार्यरत हैं अभी भी। और मेरी मम्मी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर रही हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। तो मम्मी और पापा दोनों वर्किंग रहे हैं, मम्मी रिटायर कर चुकी हैं, पर अधिवक्ता जब तक चाहे वर्क कर सकते हैं, पापा कार्यरत हैं। ये जानकारी है मेरे मम्मी-पापा के बारे में। हाँ, माता और पिता दोनों के जीवन की छवि यहाँ पर दिखाई दी। जब पापा अधिवक्ता थे इसलिए आप बोलने में निष्णात हैं, वाक्पटु हैं और वक्तृत्व शक्ति आपके अंदर बहुत प्रभावशाली है। हाँ, और धन्यवाद। माताजी, मम्मी आपकी पढ़ाती थी, आप भी शिक्षा के क्षेत्र में रही हैं, आप भी शिक्षिका हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को, नहीं, तो बहुत अच्छा है। मम्मी हाँ, मेरी सीपीओ है, मेरी मम्मी पढ़ाती नहीं है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। आपने सुना वीडियो जी, 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 वीडियो ये बिल्कुल, सब तो बिल्कुल। हाँ, हाँ, जी, तो बिल्कुल। उसमें भी अच्छा, तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में जाकर के एक नई ब्रांच की तरफ अपने ट्रेडिशन को पारिवारिक परंपरा को मोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा अगला प्रश्न प्रीति पूछेंगी, प्रीति प्लीज़। देखा जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके पापा और आपके मम्मी दोनों कार्यरत थे, तो कभी ऐसी बचपन में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? मतलब अकेले सब कुछ सर्वाइव करना या कुछ ऐसा? देखिए फ़र्क तो पड़ता है, जिसके मम्मी-पापा दोनों वर्किंग होते हैं, ख़ासकर मदर्स के वर्किंग होने से दिक्कतें होती हैं। और मैं बहुत छोटी थी, हम लोग 4 भाई-बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मैं करीब जी, 8 साल की थी तभी मम्मी का सिलेक्शन हुआ था और मम्मी ट्रेनिंग पे गई थी। तो मैं अपनी जी, छोटी बहन को लेके मैं दादी के यहाँ थी। उस वक़्त में उस साल बहुत हमारे तरफ सहरसा तरफ की हूँ मैं, कोसी नदी में उस वक़्त हमेशा बहुत भयानक बाढ़ आती थी। तो उस वक़्त बाढ़ के समय में मैं अपने गाँव में ही थी
और हमारा पूरा गाँव जलमग्न था। हम लोग का अपना घर जो है वो काफ़ी ऊँचाई पे है, 7-8 घर जो है उसके अलावा पूरा का पूरा गाँव ऐसा जलमग्न था कि एक बाँस अगर डाला जाए तो वो पूरा बाँस समाहित हो जाए ऐसा इतना था। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि रेगुलर ये बाढ़ की प्रवृत्ति रही थी उस वक़्त तक, तो हमारे घर कुछ घरों को बनाया गया था। तो उस वक़्त 3 महीने तक वहाँ रही थी और उस वक़्त मैं तीसरे चौथे कक्षा की ही थी। तो एक अलग ही सा फ़ील था, अभी भी मुझे ये याद आ रहा है कि बहुत इतनी बड़ी त्रासदी को बहुत नज़दीक से देखना, ख़ैर इसका आप जॉब से कहेंगे कि इसका क्या जुड़ाव है, बट इसी वजह से उस वक़्त गाँव में थी, वो चीज़ देखने का मौका मिला था। ये बीच में अचानक से दिमाग में आया तो मैंने कह दिया। मम्मी के जॉब करने से ये हुआ कि मैं बहुत छोटे में ही बहुत बड़ी बन गई। तो मेरे जी, से छोटे सारे भाई-बहन थे। मैं सबसे बड़ी थी तो एक गार्डियनशिप वाला एक फीलिंग मेरे मन में वो एक भाव मेरा बहुत बचपन से है और अपने छोटे भाई-बहनों को मुझे लगता है अपने भाई-बहन से ज़्यादा जैसे कोई छोटी-सी माँ होती है और अपने बाल-बच्चों को देखती है, कुछ इसी तरह का रहा है और मुझे लगता है इस वज़ह से मैं काफ़ी ज़िम्मेवार बहुत पहले से ही हूँ। जी। बहुत अच्छा। पारिजात जी, आप हाँ, बिल्कुल। पूछें उसके पहले मैं जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी इनसे कि जी, आपको देखते हुए, आपसे बात करते हुए मुझे लगता है कि आप बचपन से बहुत आत्मविश्वासी रही हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली रही हैं। तो आपके व्यक्तित्व को देखते हुए जैसे बहुत सारी चीज़ें माँ-बाप को पता चल जाती हैं, तो आपके माँ-बाप आपको क्या बनाना चाहते थे? एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या शिक्षिका, क्या बनाना चाहते थे? देखिए हमारे यहाँ मैं बिहार से हूँ और बिहार यूपी में जो भी बच्चा अच्छा होता है उसके माँ-बाप चाहते हैं वो यूपीएससी ही करे तो प्रशासनिक सेवा में जाए। ये एक सही बोला। सामान्य मन में ये रहता ही है भाव उनके। तो मैंने भी दिया था परीक्षा दी थी मैंने इसकी और नहीं हो पाया। मैंने उसके लिए पढ़ाई भी की थी ठीक-ठाक लेकिन उस हद तक नहीं किया होगा। तो अदरवाइज़ मैं एमए इंग्लिश में हूँ, अपने यूनिवर्सिटी की सेकंड टॉपर भी रही हूँ मैं। तो वाओ! ये सब पढ़ाई-लिखाई में ठीक-ठाक थी, अब मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड ठीक-ठाक रहा है। लेकिन उसके बाद उस वक़्त दिमाग में था कि नहीं थोड़ा उस वक़्त मैनेजमेंट वगैरह का बड़ा क्रेज़ था। मुझे लगा कि चलो इस तरफ बढ़ते हैं और उस तरफ मैं बढ़ गई। तो लेकिन मैं शिक्षिका बनूँगी ये बात मेरे मम्मी-पापा के दिमाग में कभी नहीं था। लेकिन मेरे नाना सहरसा कॉलेज के प्रिंसिपल थे और संस्थापकों में से एक थे। मेरे दादा भी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और मेरा शिक्षण का मेरा बैकग्राउंड है। मेरे मम्मी-पापा दोनों शिक्षा में नहीं बट मेरे घर में शिक्षण का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। मेरी मौसी लोग भी प्रिंसिपल रही हैं वहाँ मधुबनी के एक स्कूल की और दूसरी मौसी तो हमारे यहाँ शिक्षण वाला माहौल मेरे परदादा भी हमारे यहाँ शिक्षा से जुड़े हुए लोग ही रहे हैं मैक्सिमम रूप से। लेकिन मैंने अपने लिए शिक्षा नहीं सोचा था बट मेरे नाना की हमेशा इच्छा थी कि मैं लेक्चरर बनूँ। तो जी, उस जी। वक़्त मैंने रास्ता बदल लिया अपना थोड़ा। पारिवारिक विरासत को ही आपने आगे बढ़ाया शिक्षिका बनकर, बहुत अच्छी हाँ। बात है। स्कूली दिनों की हम लोग बात कर रहे थे, ये जो जीवन की यात्रा है, इसकी विविध झलकियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न हमारे आपको उन दिनों की याद दिलाएँगे। आपके सत्यवादिता का परिचय भी मिलेगा और विविध विषयों पर आपके विचारों का भी परिचय हमारे श्रोताओं और दर्शकों को मिलेगा। तो स्कूल के दिनों में आप किस तरह के स्कूल में पढ़ने जाती थी? कोएड था या गर्ल्स का अलग से स्कूल था? थोड़ा ये बताएँ हमें प्लीज़। मैं शुरू से कोएड में ही रही हूँ। मेरा मेरा स्कूल, कॉलेज सारा कोएड ही रहा। जी, 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 जी। बिल्कुल, क्योंकि जो आत्मविश्वास से आप बोलते हैं, कोई झिझकते नहीं हैं, डरते नहीं, निर्भीक हैं, तो ये कोएड स्कूल से बिल्कुल मिलता है ये आपको बचपन से कि आप लड़कों के साथ, मर्दों के साथ, पुरुषों के साथ इस समाज में जिसको मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहा जाता है, वहाँ पे बराबर से बात कर पाते। किसी तरह की हीन भावना या आत्म स्वाभिमान की कभी आड़े नहीं आती। हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू प्रीति। जी, मेधा जी, बचपन से ही आपका पढ़ने में मन लगता था, स्कूल जाना अच्छा लगता था, होमवर्क करती थी, हमेशा से एक ब्रिलियंट छात्रा रही हैं आप? मैं स्कूल जाना मुझे हमेशा अच्छा लगता था। स्कूल जाने में मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी बहुत छोटे में भी मैंने रोया होगा कि मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा कभी नहीं हुआ और अपना अपना काम मैं कर लेती थी। होमवर्क वगैरह क्लास की अच्छी छात्राओं में मैं रही थी, हमेशा रही। क्या आपने परिवार से बचपन में कोई ऐसी बात सीखी जाने-अनजाने में, जिस पर आज आपको दुःख होता हो सोच कर के जैसे झूठ बोलना या बददुआ देना या श्राप देना या अपशब्द गाली वगैरह, तो ऐसा कुछ?
सबसे अच्छी बात है मुझे लगता है कि मैं स संजोग से मैं बहुत ज़्यादा अच्छे घर से बिलॉन्ग करती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में अपने माता-पिता, नाना-नानी, दादा-दादी के मुँह से एक भी अपशब्द सुना हो। तो हम लोग के घर में भाषा पे बहुत ध्यान दिया जाता है और पूरे लाइफ़ में मैंने पापा के मुँह से या मम्मी के मुँह से किसी के लिए भी अगर आप कभी किसी की शिकायत करने आप जाएँगे भी, तो वो समझा देंगे, "नहीं बेटा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो ऐसा ही है, हम इस बारे में बहुत नहीं बात करें।" तो कुछ इसी तरह का हमारे यहाँ माहौल रहा है और बहुत रिस्पेक्टफुल हमारे यहाँ मेरे पापा अगर मेरे छोटे भाई या हमें भी तो आप बड़ा रिस्पेक्टफुल वो हमेशा कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में ब्रह्म है तो बहुत सम्माननीय रूप से ही वो पुकारते हैं और आपने अभी जिस बात की कि बचपन से ही मतलब कोविड में मैं होती या नहीं होती आत्मविश्वास की कमी मेरे में कभी नहीं होती इसकी वजह ये है कि मेरे घर में मैंने कभी भी ये जेंडर की बात या और कोई बात जो कि मैंने बाद में देखा कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है, इतनी चीज़ों में ऑर्डर कर रहा है, उस तरह का माहौल हमारे घर का स्वतः शुरू से ही था। तो हमारे यहाँ कभी भी इस बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं। इसीलिए मैंने कभी ये चीज़ आत्मविश्वास की वजह मुझे लगता है प्रेम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे नाना उधर के बहुत बड़े ज़मींदारों में से एक रहे हैं और 6 नाना थे, उसकी सबसे बड़ी पुत्री मेरी मम्मी और उसकी सबसे बड़ी बेटी मैं। तो जब वक़्त मैं आई तो दोनों हाथों से मुझे प्रेम से लिया गया। तो वो उसने भी मेरे में आत्मविश्वास वृद्धि में उसने भी बहुत बड़ा काम किया। जी, जी। इससे पहले कि प्रीति आप सवाल करें बस एक छोटी-सी टिप्पणी। अभी मेधा जी आपने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्म है। ये जो दृष्टि है ये बड़ी विराट दृष्टि है और ये सनातन का आध्यात्मिक चिंतन है जो हर सनातनी के मानव मन में है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। मैंने इसलिए इसको दोहराया, रिपीट किया ताकि ये संदेश स्पष्ट होकर हमारे दर्शकों तक पहुँचे। हम कण-कण में राम कहते हैं, तो हर व्यक्ति में राम। तो उसके लिए जो आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने जो परिवार में जो संस्कार डाले, बहुत सराहनीय है। प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए। जी। जी, मेधा जी आपकी स्पष्टवादिता से हम लोग बहुत प्रभावित हैं और हमारा अगला प्रश्न यही होगा कि जाने-अनजाने में हम बहुत सारे काम करते हैं बचपन में, यंग टाइम में, तो कोई ऐसा काम किया हो, मजबूरीवश ही सही, आपने अपने माँ-बाप से छुपाया हो, ना बताया हो डर के मारे, तो क्या हमारे इस सार्वजनिक मंच पे आप बताना चाहेंगी हम सबको? आप बोल रही हैं एक वाक़या याद आ रहा है, माता-पिता तो नहीं बट मैंने क्लास में, स्कूल में वो किया था। मेरी मैंने कहा ना मैं हमेशा से ठीक-ठाक एक छात्रा थी और टीचर्स के मन में मेरा इम्प्रेशन अच्छा था। तो एक बार हम लोग की जी, क्लास में हर एक महीने मासिक जाँच होती थी हर एक विषय की। तो फिज़िक्स में एक बार क्वेश्चन वही 5-10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 20 मार्क्स का ऐसे एग्ज़ाम होता था। तो उसमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आया मैंने उसको नहीं पढ़ा था। और मेरी एक मित्र थी जो कि मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी मेरी, तो वो एवरेज बीच-बीच की स्टूडेंट थी, उसको वो आता था, वो मेरे बगल में बैठी थी। तो मैं मैं दृष्टि मेरी तेज है, अभी भी अच्छी ही दृष्टि है, तो मैंने उसका देख के कॉपी कर लिया। उसको अंदाज़ हुआ होगा नहीं मैं जानती हूँ बट उसका देख के मैंने कॉपी कर लिया। और संजोग से ऐसा था कि उसने उस एग्ज़ाम का जो मार्क्स आया, तो क्लास में टीचर्स कन्फर्म थे कि मुझे आता ही होगा। क्लास में सिर्फ़ 2 ही लोगों ने उस आंसर को लिखा था, एक मैंने, एक मेरी मित्र ने। अब हालत ये थी कि मेरा नाम था कि मैं अच्छी हूँ, वो ठीक-ठीक थी। तो टीचर बोले कि देखिए ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा टफ पूछा था, लेकिन 2 ही लोगों ने इसको लिखा है और मैं जानता हूँ कि किसने लिखा और किसने कॉपी किया है। अब मैं धक से रह गई, एकदम से मैं धक से रह गई क्योंकि मुझे पता था कि टीचर कन्फर्म हो गए कि ये मैंने लिखा है और सामने वाले ने कॉपी किया और हुआ था ये जस्ट अपोज़िट। मैं 7th या 8th क्लास की बात होगी है। जी, जी, मैं जी। उस वक़्त तो मैं चुप रही लेकिन मैं रात भर नहीं सो पाई, मुझे लगा और मेरे वो मित्र उस दिन नहीं आई थी। तो मैं रात भर मुझे बार-बार सोते वक़्त मुझे फ़ील होता था कि मैंने तो बहुत बड़ी चोरी कर दी है, बहुत बड़ा गलत काम किया है। नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड आई, वो मेरे से सहजता से बात कर रही थी और मैं उससे बात कर नहीं पा रही थी। फिर उस दिन सर आए तो पढ़ा रहे थे सर, तो जब पढ़ाना खत्म हुआ तो मैं उठ के खड़ी हो गई। फिर मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई थी, मैं उठ के खड़ी हो गई, मैंने कहा सर मुझे कुछ बताना है। तो ओह! बोले हाँ बताइए, उनको लगा कि मैं उन्होंने जो आज जो पढ़ाया उससे संबंधित मैं कुछ पूछना या बताना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा सर कल आपने जो टेस्ट की कॉपी के का मार्क्स बताया था,
तो बोला, "हाँ, आपको फुल मार्क्स आएगा और आपने बड़ा अच्छा लिखा है।" मैंने कहा, "सर उसमें 5 मार्क्स मेरा नहीं है।" बोले, "क्या मतलब आपका?" तो मैंने कहा, "सर वो 5 मार्क्स मैंने अपनी दोस्त की कॉपी से लिखा था और ये उसने लिखा था, मैंने उसकी कॉपी की।" तो 2 मिनट के लिए वो चुप रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये चीज़ बताया। तो मुझे आज तक इस बात की मुझे अगर वो मैं नहीं बताती तो शायद मैं बाद तक इसको मैं बहुत अंदर तक ये धँसा रहता, क्योंकि वो मित्र मेरे से बहुत स्नेह करती थी। तो और मेरी डबल गलती वहाँ पे हो रही थी। एक तरफ तो मैंने चोरी की थी, दूसरी गलती ये थी कि मैंने उसका क्रेडिट ले लिया था। जो चीज़ उसकी थी उसको मैंने ले लिया था और उसको उसको जानकारी भी नहीं मिलती उस चीज़ की। तो मुझे मेरा मन उसके बाद शांत हो गया था। बालक मन बहुत सरल होता है। बालक मन अपराध नहीं करता, वो हाँ, शैतानी करता है, वो भूल हाँ, करता है, वो चंचलता करता है, वो उद्दंडता भी कर सकता है, वो अपराध नहीं। आपने कोई अपराध नहीं किया, मान लीजिए अगर वो अपराध था, तो आप उस अपराध से मुक्त हो गई है क्योंकि आपने पहले तो अपने टीचर को बताया, आज यहाँ सार्वजनिक मंच पर बताया। आप बिल्कुल क्लीन हैं आप, और हो सकता है आपको पुण्य ही मिले इस बात का क्योंकि आपने सत्य बोला। तो अगला प्रश्न छोटा-सा ये है कि क्या आप अपनी माता-पिता की आज्ञाकारिणी पुत्री थी? या उनकी सुन लेती थी लेकिन करती अपने मन की थी? नहीं, मैं सुन लेती थी उनकी, लेकिन मैं शुरू से थोड़ी विद्रोहिणी रही हूँ और ज़िद्दी रही हूँ, तो मैं करती हमेशा अपने मन की ही थी। अब इस उम्र में आके अभी भी लगभग उसी तरह की हूँ मैं, लेकिन अब इस उम्र में आके मुझे कितनी बार महसूस होता है कि बहुत सारी बातों पे जिसमें मैंने अपने माता-पिता की बातों को काटा, उसमें मैं गलत थी। ये मुझे अब फ़ील होता है। लेकिन जब मैंने काटा तो अभी भी कितनी बार मैं रिएक्ट कर जाती हूँ, लेकिन अब मैं तुरंत रियलाइज़ भी करती हूँ कि नहीं, पिछली बार भी जितनी बार छोटी-मोटी बातों नहीं, बड़ी-बड़ी बातों पे भी मैंने उनको काटा है बहुत बार कि नहीं मेरा मन है मैं ये करूँगी। लेकिन मैंने हर एक बार 99% टाइम मैंने फ़ील किया है कि जब भी मैंने उनकी बातों को काटा है, वही सही सिद्ध हुई और मैं गलत हो गई। इस बात का मुझे अफ़सोस होता है क्योंकि मेरे जी, जी। माता-पिता नॉर्मली दूसरों से बहुत मैं ऐसा नहीं कि मेरे माता-पिता इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही अलग खुले विचार के और हर एक बात को सुनने वाले माता-पिताओं में से एक है। जी। जी, कृति और इससे मैं पहले कि आप हाँ, हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू बस प्लीज़। वही मैंने कहा। जी। मैंने कहा प्रीति आप पूछिए प्रश्न अपना, मैं एक छोटी-सी बात मेधा जी की इसी बात पर कहना चाहूँगा कि वो अपने वो आज कह रही कि मैं अपने माता-पिता की बात काटती रही, इसमें उनका दुःख बोध दिख रहा है। उनको पश्चाताप है कि उनसे गलत और हुआ, लेकिन उनसे गलत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अपने माता-पिता के प्रति अधिकार रखते हैं, आप बच्चे हैं उनके। हाँ, आप उनकी बात काट सकते हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं, आप उनके बाल नोच सकते हैं। आप बच्चे हैं, उनके अंश हैं, वो बुरा कभी नहीं मानेंगे। इसलिए आपने उस अपने अधिकार को माना और उन्होंने आपके प्रति प्रेम को माना। इसलिए बिल्कुल गलत नहीं था, बहुत स्वाभाविक था और बहुत सुंदर, बहुत इसमें एक प्रेम दिख रहा है दोनों तरफ से। आपकी जी। तरफ से भी। हाँ, हाँ, जी। जी, और और इससे ये भी सिद्ध होता है कि ये परिणाम निकलता है कि माता-पिता जो बताते हैं वो सही बताते हैं। हर बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल, के चरित्र बिल्कुल। निर्माण में वो जो सहयोग देते हैं, वो सबसे सही होता है। उसको ज़रूर मानना चाहिए। ये हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को जो भी हैं देख रहे हैं, ये जी, प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल, ये जी, मैं मानती हूँ। हम समझते हैं कि हम जो आज सोच रहे हैं वही सही है, पर हम भूल जाते हैं कि हमसे 20-25 साल का अतिरिक्त अनुभव उनका उन्होंने अनुभव दुनिया बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेधा जी, आपके स्कूल टाइम पे कोई छात्र या कॉलेज टाइम पे कोई भी ऐसा था या शहर का कोई लड़का जिससे आप सोचती थी बालपन में, बचपन में कि बड़े होके मैं इससे शादी करूँगी, ऐसा कोई था? देखिए मुझे लगता है ये प्रश्न सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है, आप किसी भी लड़की से पूछिएगा, वो जी, हाँ कहे, ना कहे, पर हर एक को कोई ना कोई पसंद आता ही रहता है। तो हाँ, मुझे पसंद था, बिल्कुल था पसंद और मैं सोचती थी कि नहीं, इसी को बाद में मैं इसी से शादी करूँगी, ऐसा मैंने सोचा था। मेरे स्कूल का ही मेरा एक मतलब मेरा मित्र था, सहपाठी था। जी। जी, यही देखना चाहते थे हम और हर बार यही देखना चाहते हैं कि हमें कितनी शक्ति है अपने सत्य को सामने रखने की और जिस बेबाक ढंग से आप रख रहे हैं, इससे आपका आत्मविश्वास दिखता है
और लगता है कि आप बहुत एक मजबूत व्यक्तित्व है मेधा जी। ये जो हमारी प्रशंसाएँ हैं ना, ये प्रशंसाएँ अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और मुझे तो लगता है इसमें हमें और ज़ोर देना चाहिए ताकि जो लोग देख रहे हैं, वो सभी अपने-अपने जीवन में सत्य को यही प्रतिष्ठा दें, जो आपने दी। तो अगला और प्रश्न मेरे आपके कॉन्सेप्ट हर विषय पे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये जानकारी मिलती है। आप आपके जवाब से, आपको देख के, आपके व्यक्तित्व के प्रति जो भी चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये जी, जी। तारीफ का विषय। हाँ, हम लोग हमेशा कहते हैं जब भी हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं कि हमारे एक 30, 33 से 35 30 टू 33 और 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप चाहे कोई भी क्वेश्चन पास कर जी, सकती हैं कि मुझे इसका उत्तर नहीं देना है। तो जी, हम उसका सम्मान करेंगे, आपके निर्णय का भी सम्मान जी। करेंगे। तो अगला प्रश्न थोड़ा-सा इसी तरह से जटिल है कि कभी जो विवाह की अभी बात हो रही थी, ये विवाह का नहीं है, विचार का है। कि आपने कभी सोचा बचपन में कि बड़े होकर के मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूँगी, जो मुझे मेरे घर से ना ले जाए, मेरे घर में आकर बस जाए, ताकि मुझे अपने माता-पिता को छोड़ना ना पड़े, उनके साथ रहना मेरे जीवन का एक उपलब्धि होगी। मुझे हमेशा पता था कि देखिए मैंने मेरे लिए विवाह को कभी मैंने इतना महत्व नहीं दिया है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने हमेशा इसको 2 व्यक्तियों का हाँ, 2 व्यक्ति साथ रहें इस बात को मैं हमेशा हाँ, विवाह को मैंने बस ऐसे ही जीवन के विभिन्न संस्कारों में ये एक संस्कार है, इसको वहीं तक मैंने लिया है और मेरा हमेशा मुझे पता था कि कोई भी व्यक्ति मुझे ले नहीं जा सकता है कहीं, ये मैं जानती हूँ। मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँगी, मुझे ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे पता है कि मैं कहीं भी रहूँगी, मेरे लिए हमेशा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव के सिद्धांत पे मैं विश्वास करती हूँ और मैं साथ में सामने वाले के भी माता-पिता के लिए वही विचार रखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ अपने माता-पिता के लिए, लेकिन मैं अपने किसी भी हालत में मेरे लिए मेरे माता-पिता प्रथम हैं, तो उस बात पे मेरा विश्वास है। तो हाँ, ये मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कोई कभी ले जा सकता है। मुझे पता था मैं शादी करूँ, ना करूँ, दोनों हालत में अपने माता-पिता से मैं उतनी ही कनेक्टेड रहूँगी। जो मुझे मिला है वही मैं रिटर्न कर पाऊँगी। वो बहुत अलग ही प्रेम मिला है मुझे, ये मुझे पता था। जी। आपके विचारों में आपके संस्कार स्पष्ट दर्शित होते हैं। अगला प्रश्न पूछिए प्लीज़ प्रीति। जी। नॉर्मली सभी लड़कियों के साथ होता है, आपके साथ भी शायद हुआ होगा। कितनी बार प्रपोज किया गया आपको आप बचपन से अब नॉर्मली मुझे जो पसंद रहता था मैं उसे खुद प्रपोज़ कर देती थी। आप धारा के विपरीत चलिए और हमेशा। बहुत सारे लोगों की इच्छा रहते हुए भी वो मुझे हिम्मत नहीं कर पाते थे प्रपोज़ करने का। जी। मुझे जानकारी मिलती ओके। थी कि उन्हें मैं पसंद हूँ, लेकिन मुझे टच करना थोड़ा आसान नहीं रहा था लोगों के लिए। तो जी, जी। बाद में जानकारी मिलती थी मुझे कि हाँ, उसे भी मैं पसंद थी, उसे भी मैं पसंद थी। बहुत-बहुत लोगों से जानकारी मिलती रही है मुझे, लेकिन सबकी हिम्मत नहीं होती थी कि मुझे आगे प्रपोज़ कर सके। लेकिन हाँ, मुझे जो अच्छा लगता था मैं उसे के बता देती ठीक है। चलिए। तो ये हम सबके जीवन में होता है, कोई हमको पसंद आता है, कोई हमको पसंद करता है और इसी को जब आगे बढ़ जाता है मामला तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ जब आपका विवाह हुआ तो आपके शहर के भीतर या शहर के बाहर दूर कहीं कोई बहुत उदास हुआ? अब ये बात तो नहीं मालूम मुझे लेकिन एक मित्र ने एक बात बहुत बाद में पूछा था कि मेरा अगर मैंने तुमसे पूछा होता तो क्या तुमने मुझसे शादी की होती? तो मैंने कहा तुमने पूछा नहीं और मैंने सोचा नहीं तो अब मैं क्या कह सकती हूँ? अब तो तुम भी आगे बढ़ गए, मैं भी आगे बढ़ गई। लेकिन अगर तुमने पूछा होता तो मैं सोचती। तो स्पष्टवादिता आपकी दर्शनीय है। ईश्वर करे कि स्पष्टवादिता आपकी बनी रहे, ये आपका एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है आपके व्यक्तित्व का। जी, अगला धन्यवाद। प्रश्न जी, प्रीति। मेधा जी, प्रेम की क्या परिभाषा है आपके दृष्टिकोण से? आप कैसे परिभाषित करेंगे इसको? और प्रेम में ज्यादा गहरे पुरुष होते हैं या महिलाएं? प्लीज। पहली बात तो ये कि मेरा इस मामले में ये मानना ही नहीं है कि पुरुष और महिला अलग-अलग मतलब कोई चीज़ जो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये पुरुष ऐसे होते हैं और महिला ऐसी होती है, अगर कोई ये कहता है कि ये बात अपने आप में बिल्कुल गलत है। हर एक पुरुष अलग है, हर एक महिला अलग है। मैं जैसे मेरे ही घर में अगर मतलब लोग हमेशा कहते हैं कि महिलाएँ बड़ी सॉफ्ट होती हैं, पुरुष बड़े ये होते हैं।
मैं बचपन से मुझे कुछ करवाना होता था तो मैं पापा के पास जाती थी, अगर मुझे कहीं चोट हुई तो पापा बड़ा प्रेम से सहलाते थे। अब मम्मी जॉब में भी थी, फटाफट करके रफली थोड़ा-सा, क्योंकि उनके पास, आप समझते हैं, उनके पास और भी 10 चीज़ होता था, पापा के पास भी होता था, और पापा का वो तरीके से कोई चीज़ बताने का ढंग, ये वो। तो प्रेम की जहाँ तक बात है, कोई भी व्यक्ति हाँ, आपने पुरुष और महिला की बात की, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। पुरुष में भी स्त्रियोचित गुण होते हैं, स्त्रियों में भी पुरुषोचित गुण होते हैं, ये हर एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है। मैं मुझे जी, लगता है मैं क्वेश्चन से थोड़ा भटक रही हूँ, आपका क्वेश्चन को क्या आप एक बार रिपीट करेंगी? मेरा क्वेश्चन यही है कि प्रेम आपके दृष्टिकोण मेरी से। हाँ, हाँ, कि मेरी परिभाषा अगर मुझे कहा जाए, तो प्रेम मुझे लगता है व्यक्ति को मुक्त करता है। प्रेम, आप प्रेम में होते हुए ये किसी के व्यक्तित्व को कैप्चर नहीं करते हैं, जो कि अधिकांश लोग मान के चलते हैं कि अरे मुझे इससे प्रेम है, अब ये व्यक्ति मेरे हिसाब से उठे बैठे, जिए सोए, ये दोनों तरफ ये बात लागू ये होती है। गलत। ये हुँ, गलत है। प्रेम किसी भी हुँ। व्यक्ति को मुक्त करता है, अपने मुक्तता में रहते हुए भी 2 व्यक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो सकते हैं, और जो होते हैं वही प्रेम है, मेरा मानना है। बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल, बाँध देंगे तो साथ चल नहीं पाएँगे, हमें खोलने पड़ेंगे ना पैर और हाथ भी, तो हम बिल्कुल, साथ बिल्कुल। चलेंगे। इसलिए तो ऐसा बहुत अगर मैं माँगने जिससे प्रेम करती हूँ, वो मेरे से मीलों दूर है, और मीलों दूर होते ही वो मेरे से अलग हो जाए, तो फिर वो गलत है। मैं कहीं भी रहते हुए किसी से बंधी रह सकती हूँ, और मैं साथ रहते हुए भी किसी से अलग हो सकती हूँ। तो ये जब तक वो एक शुद्ध रोमांसिक जुड़ाव जो है, मेरे हिसाब से वही प्रेम है। जी, हम लोग प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है मुस्कान के बाद दूसरा। प्रेम के कारण उस मुस्कान है और मुस्कान ही बता रही है कि अंदर प्रेम है। तो आपके जीवन में कभी प्रेम का ऐसा कोई अवसर आया कि आज भी और पहले भी कभी कोई मित्र आपको मित्र से अधिक लगा हो? आज क्या ऐसी स्थिति है? आपके पास ऐसा कोई मित्र है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, मैंने कहा ना, मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, तो ऐसा अवसर आया ही। मेरी कविताओं को कभी आप पढ़ेंगे तो आपको सर्वत्र प्रेम दिखेगा। मेरी मेरी जो पहली लघु उपन्यासिका है, तुम न जाने किस जहाँ में, तो वो आधारित ही मेरे उस भाव पे ही है। तो पूरी की पूरी किताब को पढ़ने के बाद जो वो मेरे प्रेम की खोज है, जो मेरे अंदर था उसको उठा के मैंने बिल्कुल एज़ इट इज़ रख दिया है। तो ऐसा रहा ही है, भरा रहा है वो। जी। मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। हाँ, हाँ, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप पढ़िए। आपको बिल्कुल, लगता है प्रीति एक प्रश्न मैं पूछ लूँ फिर आप पूछ लीजिएगा प्लीज़? जी बिल्कुल। बेटा आपको लगता है आप जीवन में प्रेम खोज पाई, अंततः आप सफल हुई? मुझे खोजने की आवश्यकता ही नहीं हुई, प्रेम मेरे साथ हमेशा रहा है। जो चीज़ मेरे साथ ही रहा है, मुझे खोजने की क्या आवश्यकता है? मैं बहुत जन्म से मतलब प्रेम प्रेम से घिरी ही रही हूँ। मुझे प्रेम बहुतायत में मिला है, इतना मिला है, इसीलिए मुझे मिला भी पर्याप्त था और मैं दे भी पर्याप्त सकती हूँ। तो दोनों चीज़ मेरे साथ बराबरी पे ही है। जी, आपके प्रेम की परिभाषा की परिधि बहुत बड़ी है। बहुत सुंदर आप कभी जीवन में प्रेम मुक्त होके जीवन जी नहीं सकती। आप ब्लेस्ड हैं, ईश्वर की कृपा है आप पर। चलिए अगला प्रश्न आप प्रीति। और प्रेम पे ही आधारित हमारा संसार है। प्रेम पे ही टिका हुआ है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। संसार प्रेम पर जिस दिन प्रेम बेटा, खत्म हो जाएगा, उस दिन संसार खत्म हो जाएगा, नफ़रत खा जाएगी इस दुनिया को। बिल्कुल, जी। मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखती हूँ इससे। मेधा जी, अगले जन्म में भी क्या आप एक स्त्री ही बनना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल स्त्री ही बनना चाहूँगी, सिर्फ़ मैं अगले जन्म, जितने भी जन्म हो, उसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्त्री ही बनना चाहती हूँ। क्या कोई बात है! विशेष कारण इसका? मुझे स्त्री होना, मुझे फ़ील होता है कि मैं विशिष्ट हूँ। मैं इस विशिष्टता स्त्री के अपने भाव आप को नहीं से खोना विशेष चाहती। होती है। मुझे मेरे घरवालों द्वारा, मेरे मित्रों द्वारा मुझे हर एक जगह इस वजह, अन्य और वजह होती है, उसके अलावा यह भी एक वजह हमेशा रहती है, जिस वजह से मुझे भाव मिलता है। और मुझे अच्छा लगता है ये चीज़। तो मैं हमेशा स्त्री रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। क्या आप अपने चेहरे से प्यार करती हैं? आप अपने अस्तित्व से संतुष्ट हैं? मैं बहुत 100% संतुष्ट हूँ अपने आप से। मैं हाँ, वो कभी-कभी मेरी इच्छा ज़रूर होती थी कि मेरे घर में मेरी नानी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत, अभी भी आप देखेंगे तो अलग ही सुंदरता है उनकी। तो मुझे कभी-कभी, मैं एक आध बार उनको कहती ज़रूर हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी सुंदर क्यों नहीं हूँ? लेकिन मुझे अपने आप से अफ़सोस नहीं, मुझे पता है मैं जैसी हूँ,
मुझे प्रेम करने वाले लोग मुझे प्रेम करते हैं। तो सुंदर होने की जो लोग होना चाहते हैं सुंदर, ताकि लोग सराहें, प्रेम करें, वो मुझे वैसे ही मिल रहा है। लेकिन नानी को देख के हमेशा मैं कहती हूँ, और मेरी बहनें जो हैं, सब एक से एक सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमारे परिवार को सुंदरों का परिवार ही कहा जाता है। उनकी तुलना में मैं थोड़ी सामान्य हूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अरे तुम लोग तो नानी वाला सुंदरता ले लिए, मेरी मम्मी भी अभी भी वैसी ही सुंदर दिखती हैं। तो मैं कभी-कभी मम्मी को मैं कहती हूँ कि वो और सब बहनें, मेरी मौसेरी बहनें सब इतनी-इतनी सुंदर है, तो मैं क्यों नहीं वैसी हूँ? या मेरे तो मम्मी बोलती है तुम किसी से भी ज़्यादा स्मार्ट हो। मेरी मम्मी मुझे कन्विंस कर देती है कि मैं किसी से भी ज़्यादा अच्छी हूँ, और मैं कन्फर्म हो जाती हूँ कि ठीक है। जी, जी। नहीं, बिल्कुल मतलब सुंदर यहाँ से होना चाहिए, दिल से। बाहरी यहाँ सुंदरता तो बेकार है। मतलब नहीं, राज नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहूँगी मैं उदाहरण देना चाहूँगी अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री और सीरियल्स का, कि जो वैम्प होती हैं, जो विलेन होती हैं, वो बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन जी, फिर भी हमें गंदी लगती हैं, खराब लगती हैं। जी, सिर्फ जिनके अपने विचार, चरित्र स्वभाव, जी, चरित्र तीनों बिल्कुल। जी, जी, हाँ, तो विचार आपके सुंदर होने चाहिए, आप सबसे खूबसूरत हैं। सो मैं बहुत आपसे अच्छी, बहुत 200% सहमत हूँ। और एक बात सुंदर नोटिस परिवार। कीजिए, किसी का चेहरा कितना भी सामान्य हो, अगर वो बहुत अच्छे भाव विचार का है, तो वो स्वतः सुंदर लगने लगता है। और कोई बिल्कुल, कितना भी खूबसूरत हो, और अंदर से वो गंदगी अच्छे विचारों से भरा हुआ नहीं है, तो कुछ दिनों में वो चेहरा विभत्स लगने लगता है। एक बहुत बिल्कुल, काली और कहानी पढ़ी थी, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ था। एक ही बच्चे का एक तस्वीर बनाया गया था, सबसे भोलापन और विभत्सता एक चित्रकार ने बनाया था। तो पता चला अंत में, वो जब वो चित्र दिखाने के लिए गया लास्ट में, जो विभत्स व्यक्ति का जो बना रहा था, तो विभत्स व्यक्ति रोने लगा। तब पता चला चित्रकार को कि उसने सबसे भोलेपन का जो चित्र बनाया था 20-25 वर्ष पूर्व, वो उसी व्यक्ति का चित्र था, जो कि आज से 25 साल पहले वो भोला व्यक्ति था, और विभत्स के रूप में भी उसी को चित्रित किया जा रहा है। जी, 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 बताओ। बदलता रहता है जीवन, क्या बात। बदलती रहती है सोच। जी, बदलता रहता है। अच्छा, मेधा जी, आप किस तरह की महिला थी? मतलब इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, या गंभीर, या बहुत चंचल? किस तरीके का आपका व्यक्तित्व था? आप किस तरीके के चरित्र को जीती थी? कैसी थी आप नेचुरली? थी मतलब मैं तो हूँ। मतलब हैं, जी, 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 ठीक है, मतलब ठीक बचपन है। कई बारी अच्छी जैसे बात कई है। बारी बचपन में आदमी बहुत चंचल होता है, बड़े होने के साथ थोड़ा गंभीर हो जाता है, नहीं, फिर मुझे चेंजेस आते रहते नहीं, मेरा मानना है कि आपकी मूलभूत आपका जो व्यक्तित्व है, वो एक बार जब बन जाता है, तो पूरे जीवन वही रहता है। आप एक्ट कुछ और ज़रूर कर सकते हैं, बट आपकी मूलभूत विचार और भाव नहीं बदलते हैं। मुझे लगता है कि मैं जब 14-15 साल की थी, तब जैसी थी, मैं वैसी ही हमेशा हूँ। तो मूलतः लोग मुझे एक्स्ट्रोवर्ट समझते हैं। मैं बात करती हूँ बहुत, लेकिन मैं सबसे बात नहीं करती हूँ बहुत। मुझे जो पसंद आते हैं, मैं उन्हीं से बहुत बात करती हूँ। वैसे मुझे कोई भी व्यक्ति अपने काम के लिए मेरे से बात कर सकता है, बट मैं हर एक व्यक्ति से इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मेरी पहली ख़ासियत है। और वैसे मैं लोगों को बहुत फ्री दिखती हूँ, बट वास्तव में मैं गंभीर हूँ। मतलब मैं लाइफ़ को बहुत सीरियसली लेती हूँ, और लेकिन मैं कोई भी प्रॉब्लम आने पे मैं उसमें भी ढूँढती हूँ कि नहीं, कुछ तो अच्छा होगा। तो मैं सकारात्मक बहुत ज़्यादा हूँ। मतलब कितनी भी पॉजिटिव। भीड़, हाँ, मैं बहुत बिल्कुल। पॉज़िटिव हूँ। कभी भी होगा लाइफ़ तो में अच्छा। बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मुझे लगता सबके लाइफ़ में आते हैं, बट मुझे लगता है कि मैं भागती नहीं हूँ। मुझे मालूम है मुझे उसका सामना करना है, और वो ठीक हो जाएगा। इस बात के लिए मैं 200% आश्वस्त रहती हूँ कि कुछ भी हो, मैं इसको कर लूँगी, इसको सॉल्व कर आपका लूँगी। आपका ये सकारात्मक व्यक्तित्व, जो सोच है, ये आपकी जो गंभीर से गंभीर मुश्किलें जो आई होंगी या आएँगी या आती हैं, उन सब पे आप पार पा लेती हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व एक सकारात्मक है। बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पारिराज जी, जी, आप। जी, जी। बचपन की बात कर ली, कॉलेज के दिनों की बात कर ली और आगे बढ़ गए, आपका विवाह हुआ, एक प्यारी-सी बेटी है आपकी 9 साल की। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, उसका परिचय दें और उसे आप क्या बनाना चाहती हैं? हमें बताएँ। देखिए, मेरी बच्ची 9 साल की अभी हो जाए 9 साल की है अभी,
ऐशानी प्रज्ञा, ऐशानी अच्छा, ऐशानी दुर्गा का नाम है और प्रज्ञा सरस्वती का नाम है और मेधा का प्रखर रूप है प्रज्ञा। ऐशानी प्रज्ञा 9 वर्षीय मेरी पुत्री है और जैसा नाम है ईश्वर कृपा से काफ़ी इंटेलिजेंट बच्ची है। मतलब 99-98% हर एक पेपर में उसके मार्क्स होते हैं और अरे बहुत वाह! सेंसिटिव है, हाँ, सेंसिटिव है काफ़ी, बहुत सुंदर चित्रकारी करती है। भरतनाट्यम में दूसरा साल उसने कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा डांस करती है और फुल ऑफ लाइफ है। और जो आपका एक और प्रश्न था पारिजात जी का कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ, तो जी, देखिए हमेशा माता-पिता के साथ होता है कि जो उनकी अपनी आकांक्षा होती है, वो चाहते हैं बच्चे में वो चाहते हैं। तो मैंने सिर्फ़ कहा है उसे, लेकिन जब मेरे माँ-बाप ने मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि मुझे क्या बनना है, उन्होंने बिल उन्होंने मुझे सारी सुख-सुविधाएँ जुटा दी और मुझे कहा कि तुम्हारा जीवन है, तुम्हें जैसे जीना है, तुमको जीना है, तुम्हें डिसाइड जी, करना है। तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी बच्ची को सारी सहूलियतें दूँ, उसके प्रॉपर विकास के लिए, लेकिन डिसाइड तो वो खुद करेगी कि उसे क्या करना है। जी, जी। प्रीति, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। आपकी 9 साल की बेटी है, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कई बार वो गलतियाँ करती होगी तो आप उसको डाँटती हैं या प्यार से समझाती हैं या उसकी दोस्त बन के उसकी परवरिश कर रही हैं या उसको एक बेटी की तरह समझती हैं कि ये हमारी बेटी है तो उसको इस तरीके से हमको पालना है? प अनुशासन का जीवन। जी, देखिए मेरी बच्ची सामान्य तौर पे ही बहुत अनुशासित है। तो कुछ बच्चे नहीं बहुत डिसिप्लिन से बच्चे होते ही हैं। उसका एक बड़ा अच्छा सा रूटीन है स्कूल के अलावा भरतनाट्यम डांस क्लास, फिर ड्राइंग वगैरह में उसका इंटरेस्ट है। खूब खेलती-कूदती है, खेल में भी वो बहुत अच्छी है। तो वो खेल-कूद में पर्याप्त अपना वो भाग लेती है। तो वो अनुशासित ऑलरेडी है ही। तो मुझे लगता जी, है कि मुझे अलग से उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और मैं उससे मित्रवत ही बात करती हूँ क्योंकि मेरे माता-पिता ने मुझसे हमेशा मित्रवत ही बात किया। कुछ भी चीज़ रहा तो मुझसे आराम से बात किए। जो भी मेरे मन में जो भी बातें आती रही, वो मैं हमेशा अपने माता-पिता से बहुत खुल के कह पाई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वही चीज़ मैं अपनी बेटी के साथ रखती हूँ। जी, जी। हमारी दिनचर्या हमारी वो यात्रा है जो हमें लक्ष्य तक ले जाती है। हर दिन हर दिन हम अपनी दिनचर्या से। जी, कंटिन्यू प्लीज़, सॉरी, सॉरी, आई स्टार्टेड क्वेश्चन। जी, आवाज़ अ, नहीं आ रही, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं। थोड़ी। हाँ, अब मैं अब ये क्या ये एडिट हो पाएगा? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, बीच में फ़ोन आ रहा है। कोई समस्या नहीं है, कोई एडिट बात हो जाएगा, हम एडिट कर देंगे। जी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल, जी। ये मैंने कहा कि हमारी जो दिनचर्या होती है वो हमारे लक्ष्य के प्रति हमारी यात्रा होती है, हमारा प्रयास होता है। हर दिन हम अपने लक्ष्य के थोड़े और करीब पहुँच जाते हैं, अपने दिन भर अपने कार्यकलापों के, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से। तो आपकी बिटिया की दिनचर्या क्या है? क्या इस दिनचर्या को आपने बनाया है या वो खुद ही स्वतः उसने अपनी दिनचर्या अपने हाथ से निर्धारित की है? देखिए, मेरी बिटिया की दिनचर्या मैं भी स्कूल में हूँ, आपको जानकारी मैं दे चुकी हूँ। तो मॉर्निंग में हम लोग सुबह उठते हैं, मेरे आधे घंटे बाद उसको मैं उठाती हूँ और साथ में तैयार होके हम लोग एक ही स्कूल के जो वैन आता है, हम लोग निकल जाते हैं। 3 बजे के करीब हम लोग घर आते हैं। उसके बाद आधा घंटा उसको परमिशन है टीवी देखने की। जी, टीवी हम जी। लोग बहुत देर नहीं देखने देते हैं, तो आधा घंटा वो देखती है। उसी बहाने वो कपड़े-वपड़े बदल के रिलैक्स मोड में हाफ एन आवर देखती है। 4 बजे से उसका डांस क्लासेस होता है, 4 से 5 और उसके बाद नीचे वो खेलने की भी खूब खेलती खूब है वो। तो वो नीचे 2 घंटा जम के खेलती है, उसकी मित्र मंडली अच्छी खासी है, उससे जम के खेलती है। फिर आएगी, आने के बाद कुछ नाश्ता-पानी करके, जाने से पहले भी कुछ हल्का-फुल्का खा चुकी होती है वो। फिर आके वो 2 घंटा प्रेम से उसका जितना होमवर्क है ये है और मेरे पीछे पढ़-पढ़ के वो पूछती है कि ये बता दो, मुझे ये समझा दो, मेरा ये एग्ज़ाम है। तो वो हम दोनों बैठ के उसके साथ और साथ में उसी वक़्त मेरा भी कुछ लिखना-पढ़ना चलता रहता है। मैं बैठी रहती हूँ, वो अपना करती रहती है बीच-बीच में, उसको मेरा जो सहयोग चाहिए होता है वो मैं देती हूँ। तो ये क्या बात आपकी है। आपकी बिटिया की दिनचर्या में मूल योगदान आपकी बिटिया का है, आपका सपोर्ट है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि आज के मोबाइल वाले युग में बच्चे खेलना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल, उनको बहुत ढकेल-ढकेल के भेजो, तब भी नहीं जाते हैं, अरे मम्मी यही ठीक है, यही ठीक है, सही, जाते नहीं। सही। जी, मेरी और बेटी वो मेरी बेटी एक बहुत जी, तारीफ़ के काबिल है हाँ, कि वो नीचे जाके खेलती है 2 घंटे वो भी। ये हाँ, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा तारीफ़ की बात मुझे है। बुलाना पड़ता है, ऊपर से पुकार-पुकार के बुलाना पड़ता है।
फुटबॉल खूब अच्छा खेलती है, बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती है, वो और बहुत स्विमिंग में बहुत अच्छी है वो। और कई चीज़ें हमें जीवन में पसंद आती है, कई नापसंद आती है। कई बार हम अपनी नापसंद को भी ज़ाहिर कर देते हैं। पसंद को ज़ाहिर ना करें, नापसंदगी को कई बार इतने कड़े तौर पर ज़ाहिर कर देते हैं कि फिर लोग हमसे थोड़ा डर जाते हैं। आपको क्या नापसंद है? जैसे कि किसी को सलाह देना, किसी की सलाह लेना या पंचायत करना महिलाओं के बीच में बैठ कर के या या कुछ और इसी तरह की राजनीति, ऑफ़िस की राजनीति वग़ैरह आपको क्या सख्त नापसंद है? मुझे लगता है कि मैंने बहुत जगहों पे काम किया है, लेकिन सब जगह साफ-सुथरी छवि रही है, उसकी वजह ये रही है कि वैसे तो राजनीति बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबको सही राजनीति ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप जहाँ काम करना चाहते हैं, वहाँ काम ही करना चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल, और मैंने यही किया है, मैं जहाँ भी गई हूँ, मैंने कहा ना मेरे विभिन्न कार्य रहे हैं, हर एक जगह और सब जगह घूम के फाइनली सेक्शन में आई हूँ। तो मैंने जहाँ भी मैं गई हूँ, मैंने काम ही किया है। तो काम के बीच में मैं राजनीति को नहीं आने देती। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं ठीक लगता है, तो मेरे जो भी सीनियर रहे हैं, मैं उनसे डायरेक्ट बात करती हूँ। मैं बहुत पहले भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं महिंद्रा में भी थी, तो अ, हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थोड़ा मीटिंग्स में आदत होती है कि लोग बोलते-बोलते एक आध शब्द अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। थोड़ा यस, नॉर्मली एक आधी महिलाएँ रहती हैं, तो लोग को लगता है कि हाँ, जो पूरा जेंट्स का ही ग्रुप है तो मीटिंग्स में एक आध। तो मुझे याद है शुरुआती दिनों में क्या हुआ था कि जो हमारे नए जीएम आए थे, तो उनकी आदत थी कि बोलते-बोलते उनके मुँह से एक आध शब्द फिसलता था। तो वहाँ पे उनके जीएम के बाद दूसरा पोज़ीशन मेरा ही था वहाँ पे, मैनेजर मैं ही थी वहाँ। तो मैं एचआर के पास गई, मैंने कहा कि अगर किसी को किसी चीज़ से दिक्कत हो तो आपके पास आना चाहिए, तो मेरा मेरा एक कंप्लेन है। तो बोले कह रहे मैडम आप तो मेरे से सीनियर हैं। मैंने कहा सीनियर हूँ या जो भी हूँ। बोला आप तो मेरे से सीनियर हैं, आपका मैं क्या सॉल्व करूँ? आप तो जीएम साहब को कंप्लेन कर दो। तो मैंने कहा एक मैंने कहा कि जीएम से ही कंप्लेन हो तब क्या करें? तो तो वो एचआर लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बोला कि नहीं तब आप मुझे बताएँ कि क्या बात है? तो मैंने कहा कि जीएम साहब जब मीटिंग देते हैं तो वो बीच-बीच में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और वहाँ 2 महिलाएँ बैठी होती हैं, एक मैं और मेरी एक मित्र थी डॉक्टर। तो मैंने कहा वो हम दोनों बैठे हो तो 1-2 शब्द उनके मुँह से गलत निकलता है, जो कि मैं पसंद नहीं करती हूँ, तो ये इमीडिएटली स्टॉप होना चाहिए। इस बात की आप इन्फॉर्मेशन उन्हें दें। तो बोला ठीक है। वो बेचारे मेरे से जूनियर था लेकिन बड़ा उसने मेरी बात को जैसा मैंने कहा था स्ट्रांगली कन्वे कर दिया। जीएम साहब ने शाम में मुझे बुलाया कि बेटा मैंने सुना तुमने मेरी कंप्लेंट की है। मैंने कहा जी मैंने कंप्लेंट की आपकी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया था। तो अरे तू मुझे बता देती उस वक़्त मैं थी भी छोटी 22-24 साल की तो बड़ा ऐसे ही बात करते थे। तू मुझे बता देती तो मैंने 27-28 साल की थी। तो मैंने कहा सर मुझे लगा कि मैं बताऊँ इससे बेहतर एचआर ही आपको बता दे कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, कि आप इस तरह से बात करें, इतने अच्छे हैं आप ऐसे बोलते हैं, थोड़ी ठीक लगता है। तो ठीक है, ठीक है अब तो तुम्हारी बात रखनी ही पड़ेगी तो कल से मैं ध्यान रखूँगा। तो मीटिंग लेके वो देखते रहते थे, ठीक है मेरा? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। मैं भी हँस देती हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो यही रहा है। जी, जी। प्रीति आपका सवाल। जी। मेधा जी क्या आप धार्मिक हैं? और अगर धार्मिक हैं, तो किन देवी-देवता की उपासना करती हैं? देखिए अगर आप नॉर्मल तरीके से पूछेंगी कि धार्मिक मैं कभी मुझे किसी ने बैठ के पूजा-पाठ करते नहीं देखा होगा। लेकिन मैं शिव में बहुत की मैं आराधना करती हूँ और उनमें अदम्य मेरा माने विश्वास है। और इसकी शुरुआत की भी बात मैं बताना चाहूँगी एक लाइन में कि मैं भुवनेश्वर में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था मैनेजमेंट के लिए जिस दिन इंटरव्यू था मैं पहुँची थी, तो लिंगराज मंदिर मैं मुझे घूमना पसंद है। तो मैं लिंगराज मंदिर कुतूहल से कि मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तो मैं जाना चाहती हूँ और इंटरव्यू से पहले जाना चाहती हूँ। 12 बजे का टाइम मुझे दिया गया था ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए। मैंने जब उस प्रांगण में प्रवेश किया, तो एक अलग ही अनुभूति हुई मुझे। मैं आज तक उस अनुभूति को भूल नहीं पाई हूँ और मुझे लगा कि नहीं साक्षात शिव मुझे बुला रहे हैं। तो और मैं निकली तो मम्मी को मैंने जब ये शेयर किया तो मम्मी ने मुझे बोला कि मैं मेरे इंटरव्यू में मेरे साथ मेरी माँ गई थी। ग्रुप डिस्कशन के वक़्त भी वो कमरे के बाहर थी और जब इंटरव्यू हुआ था तो भी बाहर थी। तो जब मैं इंटरव्यू देके बाहर निकली तो मम्मी बोली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने पूछा क्यों? बोली नहीं तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और मम्मी को मैंने बताया था तो वो उसके बाद में जब वहाँ जो अगले
जब वहाँ पे रही मैं, तो मैं हर एक संडे को या इवनिंग में भी सारे स्टूडेंट निकल जाते थे घूमने-फिरने, मैनेजमेंट करने आए थे, मज़े करते थे और मैं दौड़ते हुए, वॉक करते हुए 2.5-3 किलोमीटर था हमारे हॉस्टल से लिंगराज मंदिर, मैं रोज़ वहाँ जाके बैठती रहती थी और 1-1 घंटा मैं बैठती थी वहाँ और उस चीज़ ने मुझे बहुत शक्ति दी है। आज भी जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ, मैं उन्हें स्मरण करती हूँ और मुझे शांति मिलती है इससे। जी, मैं समझ गया। आप तत्ववादी हैं, कंटेंटवादी हैं, आप पैकेजिंग नहीं देखती। आप हृदय से जुड़ी हैं उस परमपिता से, तो आपको किसी भी तरह के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। कर्मकांड जीवन में आवश्यक है, लेकिन जब हम आत्मा से जुड़ जाते हैं, फिर हमें किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। आप सेकंड स्टेज पर हैं। आपका आध्यात्मिक उत्थान हुआ है, इस बात से पता चलता है। एक शिक्षिका के रूप में आप अधिक संतुष्ट हैं या एक माता के रूप में आप अधिक प्रसन्न हैं जीवन में? देखिए, मेरी पुत्री बहुत अच्छी पुत्री है। माता के रूप में मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं फ़िलहाल नहीं कह सकती। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उतनी महान माताओं में से नहीं हूँ। ठीक-ठीक हूँ मैं अपनी बेटी के लिए, लेकिन मेरी पुत्री बहुत आइडियल लड़की के रूप में, आइडियल मनुष्य के रूप में, लड़की-लड़का वो बोलना मैं पसंद नहीं करती। एक बहुत बिल्कुल, एक आइडियल पर्सन के रूप में वो विकसित हो रही है, इस बात का मुझे बहुत संतुष्टि है और उसका आइडियल होना स्वतः मुझे एक अच्छी माता बना देगा, मुझे कैटेगराइज़ कर सर्टिफ़ाई कर देगा, लेकिन इसमें मेरे से ज़्यादा उसी की ख़ासियत है क्योंकि उसमें स्वतः बहुत सारी अच्छी प्रवृत्तियाँ हैं। तो इसमें मेरा योगदान से ज़्यादा उसके अपने व्यक्तित्व का ही योगदान है। आप बहुत प्रेम करती हैं अपनी बेटी से, वो बहुत भाग्यशाली है। इतना प्यार करने वाली माँ मिली है। माँ तो हमेशा प्रेम करती है, लेकिन आपने जो प्रेम को जिन शब्दों में प्रस्तुत किया, वो बहुत अच्छा लगा। प्रीति, आपका प्रश्न। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप कुछ ख़ास नहीं करती हैं उसके लिए। आपका उसकी जननी होना ही एक बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी माँ की वो पैदाइश है कि वो उसको निखरना ही निखरना है और आगे निकलना है। जी। 22 अप्रैल को एक दुर्घटना हुई थी पहलगाँव वाली। उसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या मानना है? उसके बारे में कोई भी मनुष्य उस दुर्घटना उससे ज़्यादा बुरी दुर्घटना कुछ हो ही नहीं सकती। उसके बारे में मैं क्या बताऊँ? क्या कह सकती हूँ मैं? ये बहुत जघन्यता है और ये जिस भी नाम पे हुआ है वो गलत है। इसके अलावा मैं इसके बारे में क्या कहूँ? गलत है, गलत होना ही होता है। वो जिस भी नाम से हुआ है, जिस चीज़ ने भी ऐसे व्यक्तियों को प्रेरित किया, एक हँसते-खेलते परिवार को, एक हँसते-खेलते व्यक्ति के जीवन ना ही एक नहीं, 27-28 व्यक्तियों को खत्म करना और कितने सारे घायल हुए। तो इस चीज़ को तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर ठीक भी कहता है तो वो गलत है। ऐसा करना किसी को अगर हम जीवन दे नहीं सकते तो लेना तो नहीं ही चाहिए और यहाँ धर्म के नाम पे मुझे लगता है तब धर्म की परिभाषा बदलनी पड़ेगी अगर धर्म के नाम पे हत्याएँ होने लगी तो। बिल्कुल सही। जी। जी, 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 आपने काफ़ी कुछ कहा, इस पर हम आगे नहीं बात करेंगे। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, लेकिन ये इसने आत्मा को स्पर्श किया है सारे भारत की और हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। कई बातें निकल कर के सामने आई हैं और बहुत स्पष्ट हो गई आँखों में। समाज का एक भयावह, जंगली, हिंसक चित्र सामने आया है। इस चित्र की बात करें तो समाज में कुछ और भी चित्र हैं जो बड़े विचित्र हैं, जैसे जी, कि गे, लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर्स, ये सब आपने शब्द सुने होंगे। ये जी। पाश्चात्य जगत के जीवन नहीं, की अवधारणा नहीं, भारत नहीं, में आप क्या हाँ, कहेंगे? इन पर आपकी टिप्पणी क्या है? हाँ। पहली बात तो ये है कि ये पाश्चात्य जगत की अवधारणा नहीं है। ये 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 चीज़ जो है जो मैंने अध्ययन किया है और मेरा संयोग से मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था, तो मुझे जी, जानकारी मिली है कि ये स्वतः होता है। इसमें पाश्चात्य जगत या किसी और जगत का कोई लेना-देना नहीं है। कुछ अ, लोग जन्म से ही ऐसे ही होते हैं, तो जी, उनको उनका 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 मतलब या कुछ लोग जो बचपन में कुछ इस तरह की घटनाएँ उनके साथ हो जाती हैं, तो स्त्री-स्त्री की तरफ और पुरुष-पुरुष की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उनके मस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव पड़ा होता है कि वो उस तरफ बढ़ जाते हैं और उनके साथ ऐसा होता है कि वो स्वतः है। अगर 2 नॉर्मल व्यक्ति चाहें तो वो लेस्बियन नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कि कोई आप किताब पढ़ लें, आप आज तक सहज हैं और कल आप ऐसे हो जाएँ, ऐसा नहीं है। ये किसी व्यक्ति के अंदर की ऑलरेडी ये वो वैसे होते ही हैं।
वो वैसे होते ही हैं, इसीलिए वो वैसे होते हैं और इसका किसी खास अवधारणा से कोई लेना-देना नहीं है। ये उतना ही सत्य है जितना एक 2 विपरीत लिंगियों का आपस में आकर्षण जितना सहज है, वैसे ही ये उतना ही सहज चीज़ है और ये पहले दबा छुपा हुआ था, अब प्रकट हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा होगा ही, पूरी पृथ्वी पे ऐसा होगा ही, जो मुझे जी। अपनी जानकारी से पता चला है। हाँ, जी, जो आपने बताया कि ये मनोविज्ञान का नहीं, ये जीव विज्ञान है, हमारी बायोलॉजी का हाँ, लेना-देना है इससे, हमारे जीन्स, हमारे हार्मोन्स का इनसे लेना-देना है। चलिए, जहाँ तक जीन्स और हार्मोन्स का है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब तक वो ठीक है, लेकिन अगर मनोविज्ञान है, तो मुझे लगता है कि हमारे आपका कहना सही है कि ये अवधारणा बाहर की नहीं है, ये तो हमारे अंदर की है। लेकिन हमारे स्वीकार्य नहीं थी और अब स्वीकार्य होने लगी। चलिए, इस पर हम आगे नहीं बात करेंगे क्योंकि ये सबकी अपनी-अपनी हाँ, प्राथमिकता है, सबकी थोड़ी अपनी-अपनी थोड़ा देखिए स्वतंत्रता संवेदनशील विषय थोड़ा स्वतंत्रता संवेदनशील विषय है। संवेदनशील हाँ, होता है और जिस चीज़ हाँ, को आपने बहुत अच्छे से नहीं जाना है, मुझे लगता है और मैं उस विषय की एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो हो जी, सकता है ये मेरी सिर्फ सोच हो, ये मेरी जी, सोच है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक सहज व्यक्ति हैं, तो हमें कोई चाह के भी वैसा नहीं बना सकता। तो अगर नहीं हमें नहीं बना चाहते तो दूसरे को कैसे वैसा बना सकता है? ये मेरी सोच है। बिल्कुल, 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 सहमत हैं आपकी बात से 100%। जी, अगला प्रश्न आपका है प्रीति? जी। चलिए फिर हम प्रेम की तरफ चलते हैं, मेधा जी। कि क्या प्रेम की कोई उम्र होती है? और अगर होती है तो अगर आपको अभी कोई कहा वैसे आपने शायद कहा था कि अभी मेरा एक प्रेम चल रहा है मैंने अभी कब कहा मेरा वर्तमान मैंने कहा नहीं आपने कहा है कि अभी प्रेम है मुझे किसी से ये आपने आपके शायद जीवन कहा में चारों तरफ प्रेम है, आपने कहा तो चारों तरफ प्रेम है मतलब सब कुछ। बेटी भी तो प्रेम है, जीवन भी हाँ, प्रेम है आपका, ये आपकी बात तो आपकी शायद आपने लेखनी, हाँ, आपकी मेरे बेटी, आपके जीवन में क्या विषय, हमेशा आपका से मे, हमेशा प्रेम रहा है। हाँ, अभी तो मेरा मैंने चलिए नहीं कहा, ना। प्रीति किसी मेरा विशेष प्रेम की बात कर रही है, किसी विशेष प्रेम की बात कर रही है। हाँ, मैं करिए, करिए। अभी आप विशेष प्रेम की बात कर रही हैं, तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अफ़सोस से ना कह अच्छा लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरा सामान्य जीवन ही चल रहा है। अगर प्रेम जी, विशेष प्रेम चल रहा होता, तो मैं और आपको सुंदर नज़र आती। हाँ मेरा ये अधूरा क्वेश्चन था एक्चुअली पूरा हाँ, क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी आयु में प्रेम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है। प्रेम किसी भी उम्र में हो सकता है और कभी भी हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारी एक सामाजिक संरचना है, उसके हिसाब से हम जो है देखिए प्रेम जो है बिल्कुल वो माने कि मानसिक तौर पे होता है, हृदय से होता है, लेकिन सामाजिक संरचना के आधार पे हम जीवन जीते हैं। तो ये अलग-अलग चीज़ है, लेकिन प्रेम तो किसी उम्र में हो सकता है। प्रेम के लिए कोई भी चीज़ देखिए हमें खुशी मिलती है, हम खुश हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स अलग तरह से प्रवाहित होने लगते हैं। मैं साइंस के बारे में ज़्यादा बहुत हाँ साल हो गए पढ़े हुए, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तो जी। प्रेम तो किसी उम्र में हो सकता है। आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि साधारण लोगों की बात हो रही है, आप साधारण लोगों में नहीं आती क्योंकि आप लेखिका हैं। फिर भी ये साधारण लोगों से सवाल हम आपकी तरफ ले जाएँगे। साधारण लोग किसी न किसी व्यसन के आदी हो जाते हैं, कोई न कोई नशा उनको होता है। आपको कौन-सा नशा है? काम का नशा है, प्यार का नशा है, लेखन का नशा है, पढ़ाने का नशा है या कोई और? आपने आपने शुरुआत में जो 3-4 मुझे लगता है आपने जिन चारों चीज़ की बात की, उन चारों का नशा मुझे है और उसका बुरी तरह नशा है मुझे। मैं मेरे जीवन काम जब तक रहेगा मेरे दिमाग से उतरता नहीं है, ये फिनिश करना है। मुझे अगर कभी भी मुझे लगता है अभी तक जब भी मुझे कभी कोई टारगेट दिया गया ये करना है, तो मैं उसको कभी भी एक्सीड नहीं की हूँ। मुझे दिमाग में रहता नहीं ये मुझे फिनिश करना है, ये मुझे करना ही है। ये मेरी आदत है। पढ़ने में अगर मैं कोई नॉवेल लेके बैठ गई तो मुझे हिलाना मुश्किल है, तो वो मेरा अलग शौक है। लिखना मेरा अगर मेरे भीतर भाव आ गया, तो मेरे बच्चा भी कुछ बोल रहा होगा तो उसको साइड करके वो लिखती रहूँगी, नहीं अभी नहीं रुक जाओ, तो मैं उसको धक्का देके भी साइड करके भी मैं लिखती रहूँगी, उसको फिनिश करके मैं बात करूँगी। और जब जहाँ तक प्यार का नशा है, तो प्यार तो बहुत सबसे ज़्यादा नशीली चीज़ है। और मैंने वाह! कहा ना कि मेरे बहुत जीवन बढ़िया, में प्यार से भरा बहुत रहा है और मुझे बहुत मुझे हमेशा प्यार मिला है और बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। और अगर आपको मेरे में कुछ भी ख़ासियत दिख रही है, उसकी वजह ही प्यार है। क्योंकि मुझे इतना स्नेह मिला है, इतना प्यार मिला है कि मैं उसने मेरे ऊपर से नीचे तक को परिपूर्ण कर रखा है। तो मैं और हर ये एक चीज़ 2 को प्रभावित कर सकती हूँ।
2 बातें ये आपकी याद रह जाएँगी हमको। एक तो आपने कहा जीवन प्यार से भरा हुआ है और दूसरे ने कहा सबसे ज़्यादा नशीली चीज़ प्यार होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सही, हम बिल्कुल। सहमत हैं दोनों बात से। प्रीति चलिए आगे, लेकिन आगे। जी। लेकिन प्यार के साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। कई बारी हाँ, कई बारी प्यार में डूबे हुए लोगों को क्या कमी होती जा रही है ये दिखाई नहीं देती। तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रीति, ख़्याल लेकिन से। आपकी बात का एक काउंटर मैं करूँगा कि दुनिया में प्यार करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। नफ़रत करने हाँ, वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। आप ये भी देखिए ना, बिल्कुल। इसमें जो प्यार करता है, मैंने एक शेर लिखा था कि मोहब्बत कोई करता हो उसे कुछ भी नहीं कहना, ये रास्ता खाक से चलकर खुदा के पास जाता है। हाँ, तो वाह, मोहब्बत वाह! करने वाले तो लाजवाब, ब्लेस्ड हैं लाजवाब, जो प्यार करते बहुत हैं। लाजवाब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने एकदम मेरे दिल की बात कह दी पारिजात जी। थैंक लाजवाब। जी, जी। अच्छा मेधा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अपने क्लास के उद्दंड बच्चों से जो बहुत शैतान होते हैं, उनसे आप कैसे निपटती हैं? उनको कैसे आप सुधारती हैं? कैसे क्या करती हैं उनके साथ? क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके के हो रहे हैं, मानते नहीं हैं। तो आप कैसे उनको टैकल करती हैं? देखिए, मेरा इस बात में दृढ़ विश्वास है। मैंने अब्दुल कलाम जी का एक वाक्य पढ़ा था कि किसी भी देश और समाज को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका एक शिक्षक और एक माँ की होती है। एक माँ और शिक्षक चाहे तो पूरे देश को बदल सकती हैं और संजोग से मैं तो दोनों हूँ। तो और शिक्षकों के हाथ में बहुत कुछ है, ये मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने छात्रों से, छात्राओं से वैसे बात करती हूँ जैसे मैं उनकी मित्र हूँ और उनको मैं सजेस्ट करती हूँ। उनसे मैं बात करती हूँ, उनके भाव जानने की कोशिश करती हूँ। मैं अभी उन्होंने पारिजात जी ने कहा था कि पढ़ाने का नशा एक्चुअली सब्जेक्ट नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक चरित्र निर्माण जो है जिसको हम भूलते जा रहे हैं। स्कूल सिर्फ सब्जेक्ट आपको मैं मैथ्स में 100 में 100 दे दूँ और इंग्लिश में 100 में 100 दे दूँ, लेकिन आपको मैंने मनुष्य अगर नहीं बनाया, ख़ैर मैं नहीं मनुष्य बना सकती हूँ, लेकिन इसमें मेरा योगदान हो सकता है, एक शिक्षिका के रूप में मेरा योगदान हो सकता है। और अगर ये मैंने नहीं किया, तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, ये मेरा मानना है। तो मैं अपने उदंड से उदंड छात्रों में भी मुझे पता है कि उनमें उनमें ज़्यादा कैपेसिटी है, इसीलिए वो ज़्यादा उदंड है। उनको सकारात्मक रास्ता नहीं मिला, इसीलिए वो उदंडता कर रहे हैं। तो उनको एक सही रास्ता अगर जिसमें जितनी एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा उछलेगा, कूदेगा या ये करेगा, तो उसको एक सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता होती है। और मैंने देखा है कि क्लास के जो सबसे बदमाश बच्चे होते हैं, अगर उनको एक सही रास्ते पे आप बात कीजिए, समझाइए, उनकी बातों को समझिए, उनके अंदर क्या चुभ रहा है, कोई चीज़ है जो उनको चुभ रही है और वो नहीं निकाल पा रहे हैं, शायद इसलिए वो बदमाशी करते हैं। मैंने नॉर्मली अपने इन 7-8 वर्षों के इसमें यही पाया है। तो उनसे उन चीज़ को लीजिए, उसका आप सॉल्यूशन दीजिए। तो बच्चे मुझे पसंद करते हैं और मुझे भी बच्चों से बात करना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े बड़े बच्चों से। तो इसीलिए मैंने कभी भी जूनियर क्लास में नहीं पढ़ा, मैं हमेशा 9th, 10th, 11th पढ़ाती रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं उस उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जी, अंतिम प्रश्न है आज का। मेरे पापा-मम्मी भी शिक्षक रहे हैं। पापा पहले प्रोफ़ेसर थे, फिर प्रिंसिपल हुए, मम्मी संस्कृत पढ़ाती रहीं, संस्कृत की स्कॉलर थीं। वाह! आप लोगों ने बुक्स भी लिखी संस्कृत पर, मम्मी ने लिखा है, पापा हिंदी में लिखते रहे। वाह! तो वो जो एक चीज़ जो उनकी बातचीत में जो मैंने सुनी, वो आपसे भी प्रश्न है क्योंकि आप भी शिक्षक हैं। क्या ये सच है कि भारत में शिक्षक अंडरपेड है? या फिर भारत में शिक्षक विभाग ही ऐसा बेचारा विभाग है शिक्षा का, जिसको अपने विभाग की सुविधाएँ नहीं मिलती, बैंक वालों को मिलती है, और भी कई विभाग हैं जिनको अपनी सुविधाएँ उनके लोगों को मिलती है। शिक्षा वालों को कौन-सी सुविधाएँ मिलती हैं? और क्या सही सही वेतन मिलता है उनको? आपको लगता है संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल में काम करती हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जिसका कि वेतन कहीं से भी बेहतर है। इसीलिए बहुत अगर अच्छा। मैं अपनी बात लेकिन मैं आपने शिक्षण व्यवसाय की बात की है, तो मुझे लगता है अभी भी इसमें सर्वाधिक अंडरपेड लोग हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं देखती हूँ कि अभी कल एक कहानी पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा बुरा-सा लगा कि एक लड़की जो है विवाहित है, पढ़ा रही है और उसको हमेशा व्यस्त रहती है, कॉपी जाकर उसका पति गुस्सा आता है, अरे इस छोटे से 5,000 की नौकरी में तो मेरा ध्यान गया कि शिक्षण के बारे में लोग के दिमाग में 5, 10, 15,000 में सारी लड़कियाँ बेचारी जा रही हैं, काम करके आ रही है वो।
तो फिर बात फाइनली उस लड़की कंक्लूजन था स्टोरी में, उसने अपना पसंद का एक खाने का रेस्टोरेंट खोला और फिर उसका पति भी खुश हो गया। तो मुझे बड़ा शॉकिंग सा लगा कि माने एक लड़की जो कि पढ़ाने में सक्षम है, उसका पढ़ाना इतना, चूँकि उसका पैसा इतना कम था कि पति भी भाव नहीं देता था, और फाइनली वो जो है उसने फाइनली उसने जाके से खत्म करती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक अंडरपेड लोग हैं, और जो कि गलत है। इसकी वजह से इसका स्तर नीचे जा रहा है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो अन्य कहीं काम कर सकते हैं, तो वो फिर शिक्षण को नहीं चुनते हैं, और इस वजह से शिक्षण में अच्छे, और देखिए आपके माता-पिता रहे प्रोफ़ेसर और माताजी संस्कृत की स्कॉलर रही हैं। क्या है कि जूनियर क्लासेस में जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण 14-15 साल की उम्र तक हो जाता है, एक खास व्यक्तित्व बन चुका होता है। उस उम्र में नॉर्मली मैक्सिमम स्कूल जो है, उसके जो आजकल प्राइवेट स्कूल भी काफ़ी हैं, मैक्सिमम बच्चे सरकारी की तुलना में वहाँ जा रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम टीचर अंडरपेड हैं। तो जो अंडरपेड है ही, अगर आप खुद ही अपने प्रोफ़ेशन से खुश नहीं हैं, तो वहाँ आप 100% नहीं दे सकते हैं। पहली बात, वहाँ अच्छे लोग जाएँगे नहीं। जब अच्छे लोग जाएँगे नहीं, जब स्तर, आप ब्रांड की चीज़ खरीदते हैं, तो ब्रांड के लिए आप पेमेंट करते हैं। जहाँ पेमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे उस स्तर के लोग ही नहीं होंगे। तो फिर इससे पूरे व्यक्तित्व को, पूरे देश के चरित्र गिरता है। इस वजह से शिक्षिकाओं, और मैक्सिमम शिक्षिकाएँ नज़र आती हैं। वो शिक्षिकाएँ जो कि घर में भी उतनी प्रखर नहीं है, जो कि अपनी बात मजबूती से नहीं रख सकती हैं। मैं अपनी बात मजबूती से नहीं रखूँ और आपको कहूँ कि आप बड़े हिम्मती बनो, मेरी आवाज़ मुँह में ही रह जाएगी। तो शिक्षण में सबसे प्रचंड, सबसे अधिक प्रिपेयर्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को आने की आवश्यकता है, क्योंकि आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, विश्व का निर्माण कर रहे हैं। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। कि क्या आप झूठ बोलना पाप समझती हैं? और दिन भर में कितने बार झूठ बोलते हैं? देखिए, गिन के कोई झूठ नहीं बोलता है, और सामान्य तौर पे मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, बट अगर कहीं बहुत आवश्यक हो जाए, तो मैं बहुत आराम से झूठ बोलूँगी और आपको पता नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। ये जो बात आपने कही ना, वो अंदाज़ बड़ा अच्छा लगा। जी, जी, जी। ठीक है। जी। आपके लिए 2 लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगी। दोस्ती हमने कागज़ कलम से निभाई है, अक्षरों के ज्ञान से दुनिया सजाई है। थिरकने लगती है कलम मेरी, ठहर नहीं पाती है, मन के जज़्बात वो मुझको बताती है। बहुत-बहुत धन्यवाद मेधा जी। आप यहाँ आईं और आपने आपके सारे उत्तर ने हमारे दर्शकों को भी संतुष्ट किया होगा, और हमें भी बहुत सच्चाई नज़र आई है। और हमेशा आप ऐसे ही अपनी उन्मुक्त ज़िंदगी बिल्कुल बिंदास तरीके से जिए, और जो भी आपके क्लियर कॉन्सेप्ट हैं, उन पे चलते रहिए। आपका मार्ग बिल्कुल बढ़िया है, सरल है। हमेशा आप और ज़्यादा निखरे, हमारी यही शुभकामना है आपके लिए। और अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे पिछले जो भी वो कमेंट के रूप में आशीर्वाद बरसाते हैं, वो हमेशा देते रहें, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहें सत्य की चुनौती से। और पिछले जो भी हमारे कंटेस्टेंट इस हाँ, प्रतिभागी। वो हैं, प्रतिभागी हैं, उनको मैं बिल्कुल सम्मान देना चाहूँगी, उनको याद करके। हमारे फर्स्ट एपिसोड के जो 2 प्रतिभागी थे, आनंद जी और देवेश जी। देवेश। सेकंड सेकंड एपिसोड के सुनीता जी और नवाज खान जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। हमारे थर्ड एपिसोड के अमित जी, जो अमित सर हैं, मैथ के टीचर। और हमारी फोर्थ एपिसोड की जो आकाश काकड़े जी, जो एडवोकेट थे, उनको भी हम लोग बहुत हमेशा याद रखेंगे। और हमारी सिक्स्थ एपिसोड की जो निदा फाजली जी की वाइफ थी, अर्धांगिनी थी, उनका भी हम बहुत सम्मान करते हैं, उनको भी हम हमेशा याद रखेंगे। और आज हमारी मेधा जी, जो बहुत
अच्छी लेखिका हैं, जिनके जीवन के प्रति सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। इन्हें भी हम हमेशा हमारा ये एपिसोड, हमारे ये जीवन को की सच्चाई को उजागर करता हुआ ये जो प्रोग्राम है हमेशा याद रखेगा। और आगे नए एपिसोड, नए अतिथि के साथ हम फिर से आएंगे। पारिजात जी, प्लीज। जी। गोपाल शास्त्री जी, गोपाल शुक्ला जी, जो प्रवचनकार है पटना के। सॉरी, मैं भूल गई उनका नाम, सॉरी। और यही वादा है मेधा जी के साथ भी कि मेधा जी अब आगे जब भी जो भी एपिसोड होगा अनंत काल तक सत्य की चुनौती का, हम अपने हर प्रतिभागी को सम्मान के साथ में स्मरण करेंगे, फिर से एक अवसर हम प्राप्त करेंगे उनकी सराहना, क्योंकि हम कितने लोगों से बात करते हैं इस सत्य के मंच पर आने के लिए लोग बहाने से बचना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है, उनकी सच्चाई है कि वो झूठ नहीं बोलना चाहते मंच पर आकर। पर जिन लोगों ने जिनने सत्य की चुनौती स्वीकार की है वो कितने महत्वपूर्ण है, इस बात से ये सिद्ध होता है। इसलिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हुए अभी अपने सभी मित्रों को धन्यवाद देंगे जो सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, और आप सब लोग भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस और अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे। आप सब लोग सत्य की चुनौती स्वीकार कर सकते हैं, जहां बैठे हैं ऑनलाइन हम लोग आपसे बात कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद मेधा जी, और थैंक्स वेरी मच प्रीति, आप कभी बहुत सुंदर तरीके से आप सवाल पूछती है मुस्कुरा करके, तो हमारा प्रोग्राम और भी ज्यादा मीठा और प्यारा बन जाता है। थैंक जी, यू। थैंक यू। नमस्कार, वंदे मातरम, जय तु भारत वंदे राष्ट्र। मातरम। जय हिंद। जी।